फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का क्लास हम लोग पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है कृषि एवं पशुपालन। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। इससे पहले मैंने आप सभी को 6 चैप्टर इसका कंप्लीट करा दिया है ज्योग्राफी एमसीक्यू चैप्टर वाइज। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। बीपीएससी टीआरई 4 में ज्योग्राफी का बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एक मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों का सबसे ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में रहता है। आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपके ज्योग्राफी का प्रश्न कम से कम 18 प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और 6 to 8 जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स है उनको तो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपका जनरल पेपर है 40 नंबर तो उनमें भी आपका ज्योग्राफी से प्रश्न अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, 9th 10th 11th 12th में भी सेम पैटर्न पर आधारित पूछा जाएगा। 40 नंबर जो जीएस का आता है जनरल पेपर सभी के लिए, सभी में ज्योग्राफी से प्रश्न को पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और इससे पहले भी जो 6 चैप्टर मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाया है वह भी एनसीईआरटी आधारित ही प्रश्न को मैंने कराया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों का भी बीपीएससी टीआरई 4 अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में दिया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में प्रगति से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। ये भी आप VVI नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यह है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलोत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो यह है सुरती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। सॉल्यूशन है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर, उधमपुर जिला, उत्तराखंड भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। सॉल्यूशन है इसका कि पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो इसका आंसर है केवल रबी। सॉल्यूशन है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियों किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ पालन से संबंधित है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियों भेड़ पालना से संबंधित है। भेड़ मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14%। सॉल्यूशन देखें कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता निश्चित की है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो भारत का पौधा रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था भारत में? तो यह जाएगा ब्राज़ील से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रबड़ अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगने वाली हेविया ब्राज़िलियंस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा ब्राज़ील से भारत में लाए गए और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर लगाए गए। याद रखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी अरेबिका। सॉल्यूशन है कि भारत में कहवा की 2 प्रजातियां मुख्य रूप में पाई जाती है, अरेबिका एवं रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी गेहूं। सॉल्यूशन है कि खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती है। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो इलायची का उत्पादन कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा नहीं करता है। और एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन करता है? तो केरल बताना है आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु।
सॉल्यूशन है, छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम व पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। आगे है, गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा इसे भी। आगे है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, प्रकंद कहलाता है। आगे प्रश्न है, खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कहाँ बोई जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। तो कौन कौन होती है खरीफ फसल? तो चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। इसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है? तो कौन सी फसल है पूरे वर्ष जो बोई जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मक्का। मक्का एक प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष पर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ऑप्शन बी, रबी। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती है। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत गेहूं, मसूर, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है मालाबार तट। मंगलुरु से कुमारी अंतरिप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो क्या है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। एक वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 ईस्वी से हुआ। माना जाता है भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि उससे उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो आपको बताना है एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। आगे प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, चावल धान की। आगे प्रश्न है, चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 23.71% चावल का उत्पादन भारत में होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है, तो किससे संबंध है इसका पीली क्रांति का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन के उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1986 से मानी जाती है। वही गोल्डन क्रांति का संबंध फलों, शहद के उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है, तो नकदी फसल माना जाता है मक्का को। चलिए सॉल्यूशन है, तो नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में बाजारों में बेचा जाता हो। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी तथा तिलहनी फसलों, सरसों, मूंगफली, अलसी आदि फसलें को शामिल किया जाता है। आगे प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां निम्नलिखित हैं: लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण, सोना अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण एवं पूसा गौतमी है। आगे काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य, तो हस्तांतरण खेती को। हस्तांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती है। स्थानीय स्तर पर इसे झूम खेती भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल गन्ना नहीं है। सॉल्यूशन है कि बागानी रोपण कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है, जिसमें एक बार के बागानों लगाने के पश्चात कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, नारियल, रबड़,
कोको, गर्म मसाले, केला आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल से खाद्यान्नों का हिस्सा है, तो क्या होगा इसका आंसर, कितना है, 70% से अधिक। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें शामिल हैं। इसके अधिक उत्पादन लेने तथा कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को खेती के उपयुक्त बनाया जा रहा है। याद रखिएगा इसे भी। आगे प्रश्न है, IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धान की। IR-20 और रत्ना चावल की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावल की खेती होती है, अमन शीतकालीन, ओस शरतकालीन तथा बोरो ग्रीष्मकालीन। याद रखिएगा इसे भी, ये VBI हो सकता है आपके तैयारी 4 के लिए। आगे है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। कपास एक नकदी फसल है जिसमें रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी, यह हुई थी वर्ष 1984 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है, देख लेते हैं ऑप्शन और, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। सॉल्यूशन है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है। यह मृदा क्षरण को भी कम करने में सहायक है। आगे प्रश्न है, चाय का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो पहाड़ी ढाल पर। चाय के लिए अच्छी जल निकास वाले ढाल युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन के लिए 150-200 सेमी वर्षा तथा 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। ऐसे परिस्थितियाँ प्रायः पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, यह है ऑप्शन बी, कोबाल्ट। आगे प्रश्न है, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है। रबड़ भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भारत में केरल रबड़ का प्रमुख उत्पादक, संपूर्ण उत्पादन का लाभ 90% राज्य है। इसे आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो व्यापारिक है नहीं है, तो यह हो जाएगा बाजरा। व्यापारिक फसल वे हैं जिन्हें बाजार में बेचने पर निर्यात के उद्देश्य से उगाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, केला, कॉफ़ी इत्यादि। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। ध्यातव्य रहे कि कृषि के वाणिज्यिक का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में जीवन निर्वाह फसल है। चलिए आगे है प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो वानस्पतिक मैक्रोनी गेहूं का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। सॉल्यूशन है कि मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम सूखे की स्थिति या सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल फसल है। इसका उपयोग सूजी, स्पेगेटी बनाने के लिए किया जाता है। ट्रिटिकम स्टीवम का उपयोग चपाती और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ट्रिटिकम डाइकोकम दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में बोया जाता है। याद रखिएगा इसे भी आप। आगे प्रश्न है, फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, चावल महाराष्ट्र। वर्ष 2021-22 के अंतरिम अनुमान के अनुसार चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात तथा राई एवं सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष वाटर एफिशिएंट फसल है? तो यह है गन्ना। सॉल्यूशन है कि जल उपयोग दक्षता पौधों की उत्पादकता एवं जल के उपयोग के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह जल की प्रति यूनिट पर उत्पादित बायोमास की मात्रा की माप है। दिए गए विकल्पों में से गन्ना लिस्ट वाटर एफिशिएंट है, क्योंकि जल की प्रति यूनिट पर उत्पादित बायोमास की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है और राज्य के प्रमुख शहरों जैसे बरेली, सहारनपुर, बुलंदशहर में बड़ी संख्या में चीनी की मिलें हैं। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 110-150 सेमी वर्षा और 23 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुलनेज। सॉल्यूशन है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन परंपरागत रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाट क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसके अंतर्गत केरल में वायनाड, कोझिकोड और पलक्कड़ क्षेत्र, कर्नाटक में चिंकमंगलूर, कोडागु, हासन और शिमोगा क्षेत्र और तमिलनाडु के पुलवेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई शामिल है। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे 16 ईस्वी में बाबा बुदान की पहाड़ियों में बोए गए थे। भारत में कॉफ़ी की दो प्रमुख किस्में अरेबिका एवं रोबस्टा उगाई जाती है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह जाएगा ऑप्शन सी केरल। 2020-21 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इलायची उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। वही काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, जबकि केरल का स्थान द्वितीय है। परंतु विकल्प में कर्नाटक नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्पों में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल होगा। इसे भी आप याद रखिएगा।
दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो सही सुमेलित है। देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में संपूर्ण देश के कुल जूट का 81% होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें। देखते हैं इसमें कौन सा फसल कौन से राज्य में उगाया जाता है। पहला है चावल, मुख्य उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दूसरा है गेहूं, उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। कपास के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। जूट है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आगे सोयाबीन दाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तिलहन के लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे गन्ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसे आप याद कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट आप इसे लेके रख लें, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। मौसम के आधार पर भारत में फसलों का विभाजन। पहला है रबी फसल। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी तथा आलू आदि। बुआई कब होती है इसका? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि रबी फसल कब बोते हैं हम लोग, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। आगे खरीफ फसल, ये होता है ग्रीष्मकालीन फसल है। ये प्रमुख फसलें खरीफ फसल का चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, तंबाकू, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। इसका बुआई का अवधि है जून जुलाई, कटाई के लिए अक्टूबर नवंबर। जायद फसल, ये टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में जायद फसल को बोया जाता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती क्या कहलाती है? जायद फसल। जब मार्च अप्रैल में बोई जाती है और कटाई जून जुलाई में होती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय, तो कौन सा बोर्ड किस लिए कहाँ पे मुख्यालय है? तो पहला देखते हैं कॉफ़ी बोर्ड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। आगे रबड़ बोर्ड, यह है कोट्टाटायम जो कि केरल में स्थित है। चाय बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आगे तंबाकू बोर्ड गुंटूर, आंध्र प्रदेश। आगे मसाला बोर्ड, यह है कोची, केरल में स्थित है। आगे भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, यह है पुणे, महाराष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड एग्ज़ाम में अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया। इस सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड ही थे और आपको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न को पूछा जाएगा। और अभी तक मैंने ज्योग्राफी का पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर वाइज ज़रूर देख लें। उसके बाद आप एमसीक्यू क्लास करिए जो कि मैं अभी करवा रहा हूँ। कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड थ्योरी क्लास करवा दिया गया है, वहाँ पर भी जो मैंने थ्योरी कराया उसमें भी मैंने चैप्टर वाइज ही क्लास को करवाया है, आप लोग ज़रूर देख लें। और जब आप थ्योरी देख लेंगे उसके बाद जब एमसीक्यू आप पढ़ेंगे तो मुझे आपको बताने में सबसे अच्छा ये लगेगा कि जब आप थ्योरी पढ़ के जब एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको एक भी डाउट ऐसा नहीं आएगा जो कि आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और एमसीक्यू जब आप लगाएंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। इस चैनल पर फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड सभी क्लास चल रहा है, जिसमें से कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया था एक वीडियो में। मैराथन क्लास 9.25 घंटे की क्लास है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री इन 1 वीडियो के नाम से है बना हुआ, आप लोग ज़रूर देख लें। और एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है, लगभग 32 चैप्टर, और वो सभी चैप्टर एनसीईआरटी के ही चैप्टर लिया गया और एनसीईआरटी के ही प्रश्न को लिया गया है। आप लोग ज़रूर एक बार देख लें मॉडर्न हिस्ट्री को। और फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोग तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से करिए, और मैं आपको सभी इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही दे रहा हूं और मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं
टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आज का क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही सारा PDF नोट्स को प्रोवाइड करवाता हूँ। और जो कोई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स, जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। ग्रुप में आप लोगों को PDF नोट्स, क्लास का नोट्स, सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, तैयारी 4 बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोग अपना तैयारी निरंतर जारी रखिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप लोग को ऐसा न लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि इस बार फॉर्म आए और तुरंत एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाए। इसलिए आप लोग तैयारी पहले से ही पूरा अच्छी तरीके से करके रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।